नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपा और हम अयोध्या में हैं क्योंकि अयोध्या पर निगाह इस वक्त पूरे देश बल्कि देश ही नहीं पूरी दुनिया की बनी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा का समय अब बेहद नजदीक में है। 7 दिनों का वक्त बचा हुआ है और अयोध्या में जिस तरह की हलचल और उत्सव का माहौल है वो हम आपको इस भव्य और दिव्य सेट से लगातार बता रहे हैं। बिल्कुल, कड़ाके की सर्दी लेकिन हर हलचल पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अयोध्या में हमारी मौजूदगी और सबसे पहले बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे पास है उससे आपको रूबरू करवाएं। देखिए, इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में जो हुआ उसके बाद से अब नया विवाद शुरू हो गया है। फ्लाइट के पायलट को एक यात्री ने देरी को लेकर थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद से वायरल वीडियो अब लगातार वायरल भी हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि उसके खिलाफ, जिस यात्री ने यह किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इंडिगो एयरलाइंस में ये सब हुआ कि फ्लाइट में देरी की बात सामने आई और उसके बाद शिरीन, फ्लाइट में देरी के बाद एक यात्री ने पायलट को थप्पड़ वहां पर मारा। अब क्या हुआ उस वक्त वहां पर, इसको लेकर लगातार जानकारी और जुटाई भी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 13 घंटे की देरी से फ्लाइट चल रही थी, जिसके बाद यात्री का गुस्सा 7वें आसमान पर और उसने कैप्टन को जो अनाउंस कर रहे थे, देरी के बारे में जो जानकारी दे रहे थे, उन पर ही हाथ उठा दिया, उनको थप्पड़ जड़ दिया और ये वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर हंगामा इस बात को लेकर खड़ा हो गया कि फ्लाइट देरी से उड़ रही थी और उड़ान भरने वाली थी और इसी वजह से वो यात्री इतना नाराज हो गया कि हाथापाई पर उतर गया और उसने पायलट को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है अभी तक हमारे साथ हमारे संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ जुड़ के बताएंगे। हम वरुण, बताइए तफसील से मामला क्या है और अभी तक क्या कुछ हुआ है इसमें। देखिए, रविवार की यह घटना है। इंडिगो की इस फ्लाइट को दिल्ली से गोवा के लिए जाना था। कई घंटे जो फ्लाइट है वो कोहरे की वजह से लेट हो चुकी थी। जो यात्री है उनको किसी तरीके का सेटिस्फैक्ट्री जो जवाब है वो जो एयरलाइन के अंदर जो स्टाफ मौजूद था, चाहे एयर होस्टेस हो, पायलट हो, उनकी तरफ से नहीं मिल रहा था। इसी बीच में साहिल कटारिया नाम का जो ये पैसेंजर है, इसने अपना आपा खोल दिया और आप विजुअल्स के अंदर भी देख सकते हैं किस तरीके से इसने पायलट के ऊपर हमला कर दिया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और मुक्का मारा, जिसके बाद एक पैनिक की जो सिचुएशन थी वो एयरक्राफ्ट के अंदर हो गई और आप देख सकते हैं कि जो एयर होस्टेस भी है वो फ्लाइट के अंदर रोने लगी, जिसके बाद जो सिक्योरिटी है उसको इस बात की जानकारी दी। जो अथॉरिटीज़ है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जो पैसेंजर है उसको तुरंत उतार लिया गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें शिकायत मिल गई है और वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से कोहरे के चलते पूरे देश के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। चाहे ट्रेन हो चाहे फ्लाइट्स हो, वो घंटों की देरी से चल रही है और कहीं ना कहीं जो पेशेंस है वो पैसेंजर्स अपना खोते हुए इस कोहरे के चलते नजर आ रहे हैं। और ये रविवार को घटना हुई जिसमें पायलट के ऊपर जो यात्री है उसने ये हमला कर दिया है। जी, बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई है। देखिए, एक और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरे देश को है। 7 दिन का महज वक्त बचा हुआ है और कांग्रेस पार्टी, जिसको निमंत्रण भेजा गया था ट्रस्ट की ओर से, उन्होंने पहले अपना निमंत्रण ठुकराया और उसके बाद अब कांग्रेस के नेता जो हैं वो डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज यूपी कांग्रेस के नेताओं का एक डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचने वाला है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जिसका नेतृत्व करेंगे और वो नेता यहाँ पर आकर के हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे और मकर संक्रांति का मौका भी है आज और मकर संक्रांति के मौके पर सरयू स्नान के साथ वो शुरुआत करने वाले हैं। सरयू स्नान, उसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे और रामलला के दर्शन भी यूपी कांग्रेस के नेता आज करेंगे। भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बांटा। भाजपा ने जाति में, भाजपा ने लैंग्वेज पर, बोलने पर, आप किसकी पूजा करते हैं, कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, हर तरह से बांटने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरि मानती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर गए हैं। व्यक्तिगत इनविटेशन आया था क्योंकि वहां पर इतना विभत्स राजनीतिकरण देखा गया। हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, इसका आशय साफ है कि हमारी न सिर्फ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आस्था है, उनके आदर्श पर, उनके प्रशस्त मार्ग पर हम चलना भी चाहते हैं।
जिन राजा राम ने, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वचन की मर्यादा की रक्षा सत्ता को तज कर 14 वर्ष वन में गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग कर रही है। क्या ये राम का अनुसरण कर रहे हैं? तो सच्चे राम राज्य की अवधारणा पर को चरितार्थ कांग्रेस पार्टी करती है, उनके प्रशस्त मार्ग पर चलती है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने की वजह से राम का नाम ले रही है। तो देखिए, एक तरफ तो बड़े नेता जो इनकार कर चुके हैं और इससे कह रहे हैं कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल मुद्दा है, जिसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब जो यूपी के नेता हैं उनका डेलीगेशन राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हम सीधा रुख करेंगे, रविकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, जिस तरीके से अब जगह जगह से कांग्रेस को घेरा जा रहा था, सहयोगी दल भी इस पर बोलने से बच रहे थे कि ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि बोले क्या, क्योंकि राम का विरोध सीधे सीधे इसे कहा जा रहा था, तो कहीं ये डैमेज कंट्रोल तो नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से ये डैमेज कंट्रोल ही है। और जिस तरीके से पहले ये खबर आई कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने, अधीर रंजन चौधरी ने डिक्लाइन कर दिया इनविटेशन को, उसके बाद की जो परिस्थितियां थी वो लगातार कांग्रेस देख रही थी। देश भर में इसका विरोध हुआ और कांग्रेस को साफ तौर से लगा कि उसका जो वोट बैंक है वो प्रभावित हो रहा है। जो तुष्टीकरण की नीति चली आ रही है वो एक तरीके से इसमें दिखाई देने लगी, और इसको लेकर के शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया कि कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहिए कि हम राम मंदिर के विरोध में नहीं हैं, राम के विरोध में नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी के सारे नेता इस पर प्रतिक्रिया देने लगे थे और ये कहने लगे थे कि ये राम का विरोध है। तो इस विरोध की जो बातें हो रही थी, इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब ये डेलीगेशन आ रहा है। जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है, प्रभारी हैं, उनकी भी बयान आए हैं, हमने दिखाए, उससे साफ है कि आज का जो उत्तर प्रदेश का डेलीगेशन है वो केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही है। और यहाँ पर अविनाश पांडे और अजय राय करीब 100 गाड़ियों से यूपी कांग्रेस के जो नेता हैं वो आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये डैमेज कंट्रोल ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इसको भगवान राम से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करके भगवान राम का विरोध कर रही है, और जिसके बाद अब डैमेज कंट्रोल करती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका रविकांत पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इस प्राण प्रतिष्ठा के महाआयोजन को लेकर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सियासी बयानबाजियां हो रही है, वो जरा आपको सुनवाते हैं। प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। कांग्रेस के डीएनए में है, जो कांग्रेस शुरू से हिंदू विरोधी रहा है वही काम करना है। और हिंदू विरोधी नहीं रहेगा तो फिर स्टालिन के साथ दोस्ती कैसे होगी? स्टालिन के साथ दोस्ती होगी तो सनातन को खत्म करने का एजेंडा कैसे नहीं पूरा होगा? ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि नहीं जाएंगे तो भी राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा, पूरे देश से हिंदू आएंगे, हिंदुओं का वो सूर्य का समय है, पुनर्जागरण का समय।
राम मंदिर निर्माण को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत भी जोरों पर है, तो दूसरी तरफ संत समाज में भी इसे लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, क्योंकि जो ज्यादातर शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रहा, मुहूर्त को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। तो ऐसे में शंकराचार्य के विरोध को देखते हुए अब ट्रस्ट की तरफ से भी बयान सामने आए हैं, और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जिनका ये कहना है कि अगर किसी को इस पर कोई भी ऐतराज है, कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है, तो वो यहाँ आकर अपनी सलाह दे सकता है, उसे सुना जाएगा और उस पर आगे अमल भी किया जा सकता है। तो संत समाज में भी इसे लेकर विरोध साफ दिखाई दे रहा है। पहली बात तो यह है कि मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए, और मुहूर्त को लेकर के आपत्ति यह है कि अभी पौष मास है और पौष मास में सामान्यतया प्रतिष्ठाएं नहीं होती हैं। अगर ये 22 जनवरी का कोई मुहूर्त था तो अभी तक देश का कोई पंचांग छपा हुआ जो पहले से प्रिंट हो चुका है, अभी तक हमारे सामने कोई नहीं लेकर के आया है। हमने कई पंचांग देख लिए जिसमें पहले से लिखा हो कि हाँ 22 जनवरी को प्रतिष्ठा मुहूर्त है। ये कैसा मुहूर्त है? ये समय सही नहीं है, और जो कार्य किया जाना है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है। हम सभी शंकराचार्यों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आवे और यहाँ पर आकर के देखें, और यहाँ पर हम लोगों को कोई सुझाव देना है तो दे, हमारी गलती हो रही है तो बतावे, उनको ठीक उठा करवा ले। धर्म के लिए इन सब लोगों को आस्था है, धर्म का पालन होना चाहिए, शास्त्र विधि का पालन होना चाहिए, ये करवाना उनकी जिम्मेदारी भी है। तो मैं आज खुले आम इन सब लोगों के लिए अत्यंत विनम्रता पूर्वक आमंत्रण देता हूं कि वे आवे, देखें, हम लोगों को सुझाव दे, और हमारी गलतियां हो तो हम उन गलतियों को ठीक करवा लें। एक और सुझाव। तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने ये कहा कि उन शंकराचार्यों को जो नाराज बताए जा रहे हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा से खुद को दूर रख रहे हैं, उनसे ये उन्होंने कहा है कि आप सलाह दें, उनका स्वागत है और वो यहाँ पर आकर के बता सकते हैं। इसी पर और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अभिषेक, ये लगातार जिस तरीके से मतभेद भी सामने आए या फिर शास्त्र सम्मत काम नहीं हो रहा है, तमाम शंकराचार्य कहते हुए दिखाई दिए, अब इसी को लेकर ये बयान है गोविंद देव गिरी का, और वो ये कह रहे हैं कि आप आए और आपका स्वागत है अगर आप सलाह देना चाहें तो। दीपा, सबसे अहम बात यह है कि देखिए हम इसमें अयोध्या में हैं, और जो यहाँ पर ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मौका है और जो जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं उसको इग्नोर करना अभी सबको समझ में आ रहा है ये उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि बात सिर्फ राजनीति की नहीं रह गई है, बात आस्था की है। अब आप देखिए यहाँ पर सुबह का समय है, आप इस राम की पैड़ी का दृश्य देखिए, ये जो आस्था की विहंगम तस्वीर दिख रही है ये नेताओं को बेचैन कर रही है। और आप सोचिए, मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप जिस कांग्रेस की भी आप बात कर रही थी, आप शंकराचार्य के बयान की बात कर रही थी, जो कांग्रेस शंकराचार्य के बयान को ढाल बना रही थी, उसी कांग्रेस के नेता अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ रहे हैं कि है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, तलवार का धनी था, शुजाअत का फर्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फर्द था। यह अल्लामा इकबाल का शेर है, उन्होंने इमाम हिंद कहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता इस शेर को जब पढ़ रहे हैं और जब यहाँ आज कांग्रेस के नेता आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि आखिरकार ये जो जनभावना का सैलाब है ये उनको समझ में आने लगा है कि एक सेल्फ गोल हो चुका है, और उसी को कंपनसेट करने की, उसी की क्षतिपूर्ति की अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है। दीपा, ठीक है, आप अभिषेक इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तो अब ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि भाई जिसको भी इससे लेकर कोई ऐतराज है, उनकी आपत्ति है, तो वो यहाँ आए, सलाह दें, और सलाह मशविरा के बाद शायद वो दिक्कत भी दूर कर दी जाएगी। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में भी जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर तो चर्चा लगातार हो ही रही है। आज एक खास दिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती के लिए है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। मायावती का जन्मदिन है, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से उन्हें बधाइयां भी दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उन्हें बधाई दी है, और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मायावती को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। और आज मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी, थोड़ी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। निगाह उस पर भी रहेगी कि आखिर क्या कुछ कहा जाता है मायावती की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
और माना ये भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं मायावती, और तमाम बड़े दिग्गज जो हैं वो मायावती को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। संजय त्रिपाठी, सीधे लिए चलते हैं आपको मायावती के घर से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आज मायावती का जन्मदिन भी है और लगातार उनको शुभकामनाएं भी मिल रही हैं, और क्या आज के दिन वो ऐलान कर सकती हैं कुछ बड़ा? ऐसी भी बात सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी उनकी? उम्मीदें तो ऐसी की जा रही हैं कि जब आप 11 बजे मायावती मीडिया से मुखातिब होंगी तो उस वक्त कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि सबकी नज़र भी इसी पर है। लेकिन आज चूंकि मायावती का जन्मदिन है, 68 साल की आज बसपा सुप्रीमो मायावती हो गई हैं, तो इस खास मौके पर जो प्रदेश कार्यालय, उसकी तस्वीरें पहले आपको दिखा देता हूँ कि पूरा प्रदेश कार्यालय फूलों से सजाया गया और चारों ओर जो होर्डिंग्स हैं, स्टैंडीज़ हैं, लगाई गई हैं और सभी में लिखा गया है आयरन लेडी कुमारी मायावती को जन्मदिन की बधाइयाँ। तो आप देख सकते हैं आयरन लेडी बता करके संबोधित किया गया है। और जैसा कि आप बता रही थी कि आज विशेष ऐलान हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी की नज़र इस पर है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाने का ऐलान करें, भले ही वो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जो कांग्रेस पार्टी है, जो सबसे बड़ा दल है इंडिया गठबंधन में, वो चाहता है कि मायावती उसके साथ आएँ, चूँकि जो यूपी का दलित वोट बैंक है वो पूरी तरह मायावती से इंटैक्ट माना जाता है। और ऐसे में अगर ये वोट बैंक किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ता है तो आगामी लोकसभा चुनाव में उसको काफी बेहतर स्थिति में पहुंचा सकता है। तो सभी जाहिर है, और सभी की निगाह इस बात पर इसलिए भी है कि मायावती आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहती हैं, क्या कोई बड़ा ऐलान करेंगी और उसके बाद यूपी की सियासत में क्या कोई हलचल पैदा होगी। आप नजर बनाकर रखिएगा संजय। फिलहाल आपका शुक्रिया। महज 7 दिन का वक्त बचा है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और जोरों शोरों से उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। एक और राम मंदिर की तैयारियां, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, और दूसरी ओर सियासत भी लगातार जारी है, राजनीतिक बयानबाजियां भी लगातार हो रही हैं। और इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को मस्जिदों की चिंता होने लगी है। वो मस्जिदों को आबाद करने की बात कर रहे हैं और मस्जिदों की हिफाजत करने की बात कह रहे हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। आपको बताने का मकसद ये है कि मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आपसे पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, ये जालिम लोग हैं, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो फिर ये निहत्ता हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों और माँ बाप, अकेले मत जाइए मस्जिद को, अपनी औलाद को साथ लेकर जाइए। सिर्फ जुमे के दिन नहीं बल्कि हर वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करिए, अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए। तो मस्जिदों की चिंता असदुद्दीन ओवैसी पहले भी जता चुके हैं और इसको लेकर मौजूदा हुक्मरानों पर आरोप भी लगा चुके हैं।